हेलो दोस्तों। तो आज से हम लोग क्लास 10वीं के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे और इसमें आपको जो है परीक्षा में जो सीधे सीधे सवाल जो आते हैं उसके व्यू से जो है आपको बताया जाएगा। अब इतिहास शुरू करने से पहले थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लेना है कि इतिहास है क्या। तो इतिहास का परिभाषा जो है ये मानव जीवन में घटित वैसी घटना जिसका लिखित विवरण हो इतिहास कहलाता है। इतिहास के पिता हेरोडोटस हैं। इतिहास को जो है सबसे पहले अगर बांटिएगा लिपि के आधार पर तो प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उस कालखंड को कहते हैं जिसमें लिपि नहीं थी और जब लिपि नहीं थी तो उसे पढ़ा भी नहीं गया। उसके बाद आद्यैतिहासिक काल उस कालखंड को कहा जाता है जिसमें लिपि तो थी परंतु पढ़ा नहीं गया, उसे आद्यैतिहासिक काल कहते हैं। उसके बाद ऐतिहासिक काल का अर्थ होता है जिसमें लिपि था और उसे पढ़ा भी गया, इसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब ऐतिहासिक काल को भारतीय इतिहास की दृष्टि से हम 3 कालखंडों में बांटते हैं: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल अर्थात इसका जो कालखंड जो बताया गया है वो ईसवी पूर्व से, जहाँ से हमारा इतिहास बनता है, भारत का इतिहास शुरू होता है, वहाँ से लेकर लगभग 750 ईस्वी तक को प्राचीन काल कहा जाता है। मध्यकाल 750 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक को मध्यकालीन भारत कहा जाता है। उसके बाद आधुनिक भारत 1750 से अब तक जितनी भी घटनाएं घटी है उसको आधुनिक भारत में रखा जाता है। तो आपके जो सिलेबस में दिया गया है 10वीं के सिलेबस में, ये मुख्यतः आधुनिक भारत पर आधारित है और विश्व इतिहास, ये दोनों का सामंजस्य है, मिला जुला। तो थोड़ा सा हम लोग थोड़ा बेसिक नॉलेज ले लें कि प्राचीन काल में हम अगर पढ़े हैं इससे पहले की क्लासों में और जो पढ़ेंगे तो उसमें क्या पढ़ा जाता है। तो प्राचीन भारत में हमारा जो शुरू से जो हमारा इतिहास रहा है, जैसे हड़प्पा सभ्यता, ये हड़प्पा सभ्यता जो हमारी सबसे पुरानी सभ्यता है, ये पश्चिमोत्तर भारत में फैला हुआ था, जो अभी पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान उस समय जो सब भारत में शामिल था। उसके बाद जम्मू कश्मीर हो गया, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, इन सब क्षेत्रों में जो है हमारी सभ्यता फैली हुई थी। इसकी खोज जो है दयाराम सोहनी ये 1921 ईस्वी में किया है। ये हमारी सबसे पुरानी सभ्यता थी। यानी ये इसके उत्खनन से हमको ये ज्ञात होता है कि हमारे पूर्वज शहरी जीवन जी रहे थे। उसके बाद प्राचीन भारत में जब हम आगे बढ़ते हैं तो आता है वैदिक युग। वैदिक युग यानी जो हमारे वेदों की जिस समय रचना हुई है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और ये आर्य जो मध्य एशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान की तरफ से आकर बस गए थे और उसने जो संस्कृति बनाई, एक रहन सहन जो अपना बनाया, उसको वैदिक सभ्यता कहते हैं। उसके बारे में पढ़ते हैं प्राचीन भारत में। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये धर्मों का उदय, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उसके बाद चीन का उस समय एक धर्म उभरा था, कन्फ्यूशियस धर्म। तो इन सब धर्म का उदय होता है। उसके बाद फिर आता है आगे महाजनपद यानी भारत में जब लोहे का आविष्कार हो जाता है तो फिर लोग जो है कृषि करने लगते हैं व्यापक ढंग से, और जब कृषि ज़्यादा होने लगता है तो जनसंख्या बढ़ जाती है।
अब जो जनपद जो वैदिक युग में चल रहा था वो अब महाजनपद बन गया था, और भारत में लगभग 16 महाजनपद बन चुके थे, जिसमें सबसे विकराल था, सबसे बड़ा था मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य जिसका शासक हम लोग सुनते हैं बिंबिसार, अशोक, ये सब जो है ये मगध साम्राज्य से संबंध रखता था। ये प्राचीन काल में पढ़ा जाता है। उसके बाद उससे आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तब आता है, उसके बाद जो है नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये सब आपको जो है प्राचीन भारत में पढ़ना पड़ता है। तो प्राचीन भारत में ये सब बातें। उसके बाद आता है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत की शुरुआत तब से माना जाता है जब भारत में अरबों का आगमन होता है। अरबों का आगमन, आपको पता होना चाहिए कि भारत में मुस्लिम धर्म का जो उदय होता है ये 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आते हैं और वो अपना जो है इस्लाम धर्म को फैलाते हैं यहाँ। अब उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। हाँ, उसके बाद इसी में जो है हम लोग मध्यकालीन भारत में ये मध्यकालीन भारत में ही फिर दिल्ली सल्तनत का उदय होता है। दिल्ली सल्तनत का उदय जिसकी शुरुआत जो है ये मोहम्मद गौरी किया था। हाँ, उसके बाद गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक स्थापना, फिर उसमें इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी वंश के महान नेता। उसके बाद और जो है दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो वंश था वो था लोधी वंश। ठीक, अब इसमें आप अगर याद रखना चाहते हैं तो इसका एक ट्रिक है, गुल खिलाकर तूने सबको लूटी, अर्थात गुल से गुलाम वंश, खिलाकर खिलजी वंश, सबको सैयद वंश, लूटी लोधी वंश। तो इस प्रकार से जो है आप याद रख सकते हैं। और सबसे अंतिम वंश जो था वो था लोधी वंश। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी, जिसको जो है 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर हरा देता है और भारत पर फिर नींव डाला जाता है मुगल वंश को। मुगल वंश 1526 से लेकर 1857 अंतिम मुगल बादशाह जो बहादुर शाह जफर द्वितीय था, जो 1857 की क्रांति में जिसे रंगून भेज दिया गया था और वहीं जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। और उसमें कई राजा हुए मुगल काल में, जैसे बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर के बाद जो है जहांगीर आया, जहांगीर के बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो ये सब मध्यकालीन भारत में पढ़ा जाता है। तो ये सब हो गया। उसके बाद आता है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में मुख्यतः ये यूरोपियों का आगमन, जैसे पुर्तगाली आया, उसके बाद डच आए, अंग्रेज आए, ये सब के बारे में। और उसके बाद जब वो लोग जो है अपना यहाँ गवर्नर नियुक्त किया, जैसे अंग्रेज का गवर्नर था, उसके बारे में आधुनिक भारत में पढ़ा जाता है। फिर जो है उसके बाद कांग्रेस का स्थापना हुआ। कांग्रेस किस प्रकार जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ा, इसके बारे में जो है आप आधुनिक भारत में जानते हैं। उसके बाद आधुनिक भारत में ही हम लोग जो है पढ़ते हैं, जैसे कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में हमारे देश के जो है वीर सपूतों जो जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब के बारे में आपको आधुनिक भारत में पढ़ते हैं। और भारत की स्वतंत्रता कैसे मिली, कैसे हम लोग जो है 200 वर्षों की गुलामी से हम लोग जो है अंग्रेजों के जो है जंजीरों से छुटकारा पाए, ये हमको आधुनिक भारत में पढ़ते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से जो है ये आपका जो है थोड़ा सा परिचय था इतिहास को समझने के लिए। अब इतिहास जो आपका शुरू होता है ये है यूरोप में राष्ट्रवाद। अब यूरोप में राष्ट्रवाद का अर्थ है कि यानी अब यूरोप क्या है सर? तो यूरोप एक महादेश है और विश्व में जो है कितने महादेश हैं? 7 महादेश हैं। सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप का 6ठा स्थान है। उसके बाद जनसंख्या के लेवल से, जनसंख्या की दृष्टि से
पूरे विश्व का 11% जनसंख्या यहाँ निवास करती है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा स्थान और लगभग 6% जो है भूभाग भी घेरे हुआ है पूरे विश्व का। तो ये है यूरोप। लगभग इसमें 44 देश, जो राष्ट्र संघ के अनुसार जो है यूरोप महादेश में 44 देश को मान्यता मिली है। तो यूरोप एक शहरीकृत देश है, इसको नगरीय महादेश भी कहा जाता है। यहाँ के अधिकतर देश जो है नगरीकृत है। हाँ, उसके बाद विकसित देश है। ठीक, तो यहाँ जो है आपका जो है चैप्टर जो शुरू होता है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप समझ लिए क्या है, अब राष्ट्रवाद समझना है। तो राष्ट्रवाद क्या है? एक भावना है। राष्ट्रवाद क्या है? एक भावना है। और ये आप किसी मानव के अंदर से जो है ये भावनात्मक चीज़ जो है राष्ट्रवाद रहता है किसी मानव के अंदर। है क्या है ये कि कोई भी व्यक्ति जब भौगोलिक और सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से एक सूत्र में बांधने के लिए तत्पर होता है, उसके अंदर ये भावना आ जाता है कि हम सब एक हैं, चाहे वो भौगोलिक हो, सांस्कृतिक हो या राजनीतिक दृष्टि से। तो इसी भावना को राष्ट्रवाद कहा जाता है। अब उदाहरण के लिए क्या, तो सर जैसे कि मान लीजिए कोई भी क्रिकेट मैच होता है किसी दूसरे देश के साथ, तो उस समय आपको क्या लगता है कि हमारा देश विजित हो? हाँ, जैसे कुछ दिन पहले वर्ल्ड कप हुआ, तो उसमें क्या था कि विराट कोहली जो है थोड़ा कम समय ही खेलकर आउट हो गए थे। तो हम सब को जो है, जो भारतीय लोग हैं उसके जो है दिमाग में आया, उसके मन में आया कि थोड़ा देर और टिकते, हम जीत जाते। तो ये भावना जो जगा, इसको आप राष्ट्रवाद कह सकते हैं। अब राष्ट्रवाद के उदय में कई कारण हैं, जैसे पुनर्जागरण, नेपोलियन का जो है आक्रमण, ये सब जो है इसके कारण है। इसको अगले अध्याय में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। इतना ही, जय हिंद।